हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 7 जुलाई 2024 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार कागज की कतरनें वितरित करता है और उन्हें कोणों का योग ज्ञात करने के लिए, कोणों को मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। वह उन्हें प्रत्येक परिस्थिति में परिणाम नोट करने के लिए कहता है। तो शिक्षक की यह विधि डैश का एक उदाहरण है। निगमनात्मक विधि का, विश्लेषणात्मक विधि का, खोज विधि का, या शिक्षक केंद्रित उपागम। ठीक है, तो ये है खोज विधि का। ठीक है, इसमें खोजना क्या है कि इसमें कोणों को योग करने के लिए क्या है, तो हमें यहाँ पे कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमें खोज कर रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डिस्कवरी मेथड। नेक्स्ट, किसी बहुफलकी के फलकों f, किनारों e और शीर्षों v की संख्याएं क्रमशः 7, 15 और x हैं, तब 2f + 3e - 4x का मान क्या होगा। ठीक है, तो पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू मतलब शीर्षों की संख्या निकालनी होगी। ठीक है, तो कैसा भी हो, बहुफलकीय हो या पॉलीहेड्रन, ठीक है, तो उसके लिए एक रिलेशन होता है फलक, किनारे मतलब एजेस और शीर्षों में। वो क्या होता है, v + f - e = टू वी मतलब शीर्ष, एफ मतलब फलक, फेसेस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और ई मतलब किनारे या एजेस। ठीक है, तो वी की वैल्यू हमें दी हुई है एक्स, और एफ कितना दिया हुआ है 7, और ई दिया हुआ है 15 = 2। तो प्लस के 7 माइनस के 15, तो माइनस के 8 बचेंगे = 2। एक्स = 2, माइनस का 8 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितना है कि 10। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब निकालनी है हमें 2f + 3e - 4x। ठीक है, 2f, f की कितनी है 7 और e की कितनी है 15 - 4 × 10। तो 7 2 14 + 15 3 45 - 40, 14 55 से 40 माइनस करेंगे तो प्लस के 5 बचेंगे, 14 + 5 19। ठीक है, तो उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 19। बस हमें ये रिलेशन याद रखना था इसमें, और बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ द मीन एंड द रेंज ऑफ द डाटा। ठीक है, किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 36, 37, 31 डैश डैश और 35 हैं। ठीक है, ये आंकड़े दिए हुए हैं कुछ विद्यार्थियों के, तो इन आंकड़ों का माध्य और परिसर निकालते हैं। ठीक है, माध्य मतलब मीन कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है मीन = या माध्य = पदों का योग, अपॉन पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों का योग सबको प्लस कर लेते हैं। 36 + 37 + 40 प्लस 36 37 42 है, और 31 + 23 + 38 + 17 + 18 + 35 + 25 + 29 + 35। ठीक है, और अपॉन ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने हैं 12। ठीक है, अब इन सबको प्लस करना है। इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 366। ठीक है, अब इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30.5। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा माध्य या मीन। ठीक है, अब निकालनी है रेंज या परिसर। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो हमारा सबसे मैक्सिमम डाटा होता है और जो मिनिमम डाटा होता है, उनका डिफरेंस जो होता है वही होता है परिसर या रेंज। ठीक है, तो सबसे हम मैक्सिमम कौन सा यहाँ पर है, मैक्सिमम 42 और मिनिमम है 17। ठीक है, तो 42 - 17 तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, ये तो आ गया रेंज या परिसर। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मीन का और परिसर का। तो मीन थी 30.5। ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे 25, तो बचेगा 5.5। ठीक है, 5.5 मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 2x + 5y का होल स्क्वायर -5 × 2x + 5y - 14 = 2x + 5y + p
इंटू 2x प्लस 5y प्लस क्यू है तो p प्लस क्यू का मान है। ठीक है, तो p प्लस क्यू का मान निकालने के लिए पहले p और q का मान निकालना पड़ेगा, और p और q का मान निकालने के लिए पहले हमें इस जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक चीज़ करेंगे, क्या करेंगे कि जो 2x प्लस 5y है, 2x प्लस 5y, ठीक है, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कैपिटल A। ठीक है, तो हो जाएगा कैपिटल A का स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस पी और a प्लस क्यू। ठीक है, अब थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है 1, तो और इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वाले में 14 में, तो 14 मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है दो पार्ट में कि प्लस या माइनस करें तो माइनस के 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 14, तो कैसे जाएगा 7 2 आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 2a माइनस 14, तो a स्क्वायर a कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 7 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 7। ठीक है, तो a माइनस 7 और a प्लस 2। ठीक है, अब ये किसके बराबर था, ये था a प्लस p और a प्लस q के। ठीक है, तो यहाँ से एक की वैल्यू या तो p को मान लो, p की वैल्यू माइनस 7 हो गई, कंपेयर करेंगे इससे इसको, और q की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, किसी को इसको भी q मान सकते हैं, इसको p मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों को प्लस ही करना है। तो p प्लस q कितना हो जाएगा माइनस 7 प्लस के 2, तो कितना बचा माइनस के 5। ठीक है, माइनस के 5 मतलब ऑप्शन ए सही हो, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे q मानते, सपोज करो q को माइनस 7 मानते और p को 2 मानते, तो उससे क्या था p प्लस q, तो क्या था 2 प्लस माइनस 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 7, तो 2 माइनस 7 माइनस 5। ठीक है, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर माइनस 5 ही आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी 12 पंखे 24,000 रुपये में खरीदता है। वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि वह सभी पंखों का 10% की छूट देकर बेच देता है तो कुल मिलाकर उसका लाभ क्या होगा। ठीक है, तो पहले 12 पंखे थे, 24,000 रुपये के खरीदे उसने। ठीक है, तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 24,000 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 टू ज़ा 24 और 2 3 0, तो एक की वैल्यू कितना की 2,000 रुपये। ठीक है, अब उसमें 25% अधिक उसका प्रिंट कर दिया, तो 2,000 का 25% कितना होगा 25%, 1 2 2 0 और 25 दूनी 50 500। ठीक है, तो उसने 25% अधिक कर दिया, मतलब 2,000 रुपये की जो चीज़ थी उस पर कितना मार्क प्राइस कर दिया 2,500 रुपये। ठीक है, तो यदि वह सभी पंखों का 10% की छूट देगा। ठीक है, अब मार्क प्राइस पर वो 10% की छूट दे रहा है, तो 10% निकालेंगे इसका कितना हो जाएगा 1 2 1 2, तो 250 रुपये की छूट दे दी उसने। ठीक है, 2,500 रुपये मार्क प्राइस था, उस पर 250 रुपये की छूट दे दी, तो 0 10 में से 5 और यहाँ पे जो 4 में से 2 2, तो अब वो कितने की बेची उसने 2,250 की, तो उसका कुल मिलाकर लाभ क्या होगा। ठीक है, 2,000 रुपये की चीज़ थी, उसने 2,250 में बेची, मतलब एक पर उसने कितने रुपए कमाए, मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ 250 रुपये का। और ऐसे 12 पंखे, तो 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 को 12 में करेंगे तो आ जाएगा 300 और एक जीरो आ जाएगी, तो आ जाएगा 3,000 रुपये का उसे टोटल प्रॉफिट होगा, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और नीचे दिया हुआ b अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, a माइनस बी, ए माइनस बी यहाँ पर भी है, ए माइनस बी यहाँ पर भी है, तो ए माइनस बी को मान लेते हैं फिलहाल के लिए एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे ओपन कर लेते हैं, अपॉन नीचे एक्स बी माइनस ए भी है, तो उसे बाद में पहले से ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc। ठीक है, तो ये x है, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xc, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, और प्लस के 2xc और प्लस के 2xc, तो कितना बचेगा 4xc। ठीक है, तो इसकी जगह हम ऊपर वाले न्यूमरेटर की जगह क्या लिख सकते हैं 4, और x क्या माना था हमने a माइनस बी और अपॉन में क्या है b माइनस ए। ठीक है, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे 4b माइनस ए, और c भी था इसके साथ 4x की वैल्यू और c की वैल्यू,
बी माइनस ए और ये सी, एक्स माइनस ए से सॉरी बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, तो कितना बचा माइनस के 4c। ठीक है, 4c मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको इसलिए माना क्योंकि अगर इसे ए माइनस बी रख कर ही करते तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में एक्स मान लिया, या आप कुछ भी मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा सत्य गलत है ये बताना है हमें। तो व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसे सरल करके देख लेते हैं, मतलब सॉल्व करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 ये होगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2a मतलब x और b मतलब 5 और ये प्लस। ठीक है, तो ये ऊपर वाला ही बन जाएगा, तो ऐसा हम लिख सकते हैं x प्लस 5 का होल स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसे हमने सॉल्व कर लिया, मतलब ये इतना सॉल्व हो गया, इससे आगे नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, इसके क्योंकि फैक्टराइज हो गए, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसने कहा नहीं किया जा सकता, तो यही ऑप्शन गलत हो गया, तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम का वह क्षेत्र जो कि व्यवहार और मूल्यों के साथ संबंधित है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। भावात्मक क्षेत्र, मनोज्ञात्मक क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र या संज्ञानात्मक क्षेत्र। ठीक है, तो व्यवहार और मूल्यों से जो संबंधित होता है उसे कहते हैं भावनात्मक क्षेत्र, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गणित में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, गणित में शॉर्टकट खोजना। ठीक है, सबसे कम महत्वपूर्ण, हाँ ये हो सकती है। ठीक है, शॉर्टकट खोजना मैथ्स में। बाकी और ऑप्शन भी देख लेते हैं। गणितीय सूत्र का सामान्यीकरण। ठीक है, ये तो सही बात है, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करना, ये भी ठीक है। यह समझना कि गणितीय तकनीक का उपयोग कब और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण जो हो जाएगी वो हो जाएगी शॉर्टकट ढूंढना। ठीक है, पहले हमें क्योंकि पूरी डिटेल से पता होना चाहिए जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी पर बिंदु एम एक बिंदु इस प्रकार स्थित है। ठीक है, कोई त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी इस प्रकार स्थित है कि ए एम इज इक्वल टू बी एम। एम यहाँ पर है कोई पॉइंट, ये हमने मिला दिया इसको, ए एम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, इज इक्वल टू सी एम। ठीक है, वो इसके भी बराबर है, मतलब ये तीनों साइड बराबर है आपस में। यदि कोण ए और बी क्रमशः एक्स डिग्री और 70 डिग्री है, मतलब ये एंगल कितना है एक्स डिग्री और ये कितना है 70 डिग्री, तो 3x प्लस 25 का मान बराबर है। ठीक है, 3x प्लस 25 किसके बराबर होगा ये बताना है हमें। तो 3x प्लस, पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी इसकी वैल्यू पता चलेगी हमें। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए वो निकालेंगे इस तरीके से कि इस प्रकार। ठीक है, तो x ये वाला इस वाले त्रिभुज में देखते हैं हम बी एम सी में। ठीक है, बी एम और सी एम बराबर है। ठीक है, तो इनके जो अपोजिट एंगल हैं, मतलब एम बी एम के अपोजिट एंगल सी और सी एम के अपोजिट एंगल बी, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ठीक है, अगर ये दोनों 70 और 70 हैं तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों को, मतलब एंगल सी एम और बी, इन तीनों का मिलाकर समझ होगा वो 180 होगा। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 140। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में एक एंगल बचा है तो ये कितना होगा, ये होगा 40 डिग्री। ठीक है, तभी इन तीनों को मिलाकर 180 बनेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पता चल गया ये कितना 40 डिग्री। अब ये ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है, मतलब ये पूरा एंगल 180 का बनेगा। अब ये तो हो गया 40, तो ये कितना बचा, ये बचा 140। ठीक है, ये 140 बचा। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है क्या, कि लाइन ए एम और सी एम क्या है बराबर। ठीक है, तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। ए एम के अपोजिट एंगल सी और सी एम के अपोजिट एंगल ए। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, और ये एंगल यहाँ पर ए कितना दिया एक्स, तो ये भी कितना होगा एक्स डिग्री होगा। ठीक है, तो अब ये तीनों एंगल ए एम सी इस त्रिभुज में, ए एम सी मतलब इस वाले त्रिभुज में तीनों कोणों का योग मिलाकर कितना होगा 180। तो इन तीनों को प्लस करके 180 के इक्वल लग देते हैं। एक्स प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स और एक्स 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 140। तो एक्स 2x की वैल्यू कितनी आ गई 40, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू 20 डिग्री आ गई, तो हम इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं 3x प्लस 25। तो 3 इंटू 20
प्लस 25, तो 3 इंटू 20 60 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 85 डिग्री। तो 3x प्लस 25 की वैल्यू कितनी होगी? 85 डिग्री, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भिन्नों 6/7, 2 कंप्लीट 3/5, 3/8 और 2 कंप्लीट 8/15 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं भिन्नों का योग। ठीक है, इनमें पहले हमें पता करना पड़ेगा कि सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो 6/7, तो 6/7, 7 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.660, 0.8। ठीक है, और 2 कंप्लीट 3/5 और 3/8 और 2 कंप्लीट 8/15। ठीक है, 5 दूनी 10 और 3 13/5, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 बचा, तो 5 6 30, 2.6, 3.8 मतलब पॉइंट लगाएंगे तो 30, 8 3 24, और उसके बाद 5 15 दूनी 30 और 8 38/15, तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30.8, तो 15 5 75, क्योंकि 80 होगा ना, 8 के बाद 0 पॉइंट लगा लिया तो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा कितना? 2.6 और सबसे छोटा कितना? 2.3। अब इन दोनों को उनका योग करना है, तो इनको प्लस कर लीजिए। 2 कंप्लीट 3/5 मतलब 13/5 प्लस 3/8, 8 और 5 का एलसीएम 40, 5 8 जा 8 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 8 जा 104 प्लस 8 5 जा, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो कितना हो जाएगा? 119/40। तो इसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। 40 2 जा 80, क्योंकि 3 जा 120 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, 9 और 3, तो 2 कंप्लीट 39/40। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 2 कंप्लीट 39/40। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है तथा इनका एलसीएम 630 है, तब इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग। दो संख्याएं अनुपात में 3 और 7, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे? 3x और 7x। ठीक है, और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो x और x कॉमन है, वो तो एक बार आएगा, और जो कॉमन नहीं है वो पूरा आ जाएगा, तो 3 × 7 = 630, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, ये 630, तो 21 से 3 जा 63 होता है 0, तो x की वैल्यू कितना आएगी? 30। अब इन दोनों के HCF की बात करें, जो कॉमन है बस वही होता है HCF, तो वो होता है x, तो x की वैल्यू कितनी है? 30, तो उसका HCF कितना हो गया? 30। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है LCM और HCF का योग, तो LCM कितना था? 630 और HCF कितना आ गया? 30, तो इनको प्लस कर दीजिए, 0 6 6, तो 660 मतलब 660, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि कर्ण के अतिरिक्त किसी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा? ठीक है, कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज इस तरीके से मान लेते हैं, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। यदि उस कर्ण के अतिरिक्त उसकी एक भुजा, कर्ण के अतिरिक्त या तो ये या ये, इन दोनों में से कोई भी एक भुजा 30 है, सपोज करिए बेस बेस मान लेते हैं 30, तो उसकी त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, 1 2 ABC मान लेते हैं, ये 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इजिकल टू, उसका एरिया दिया हुआ 240। हाफ बेस कितना है? 30, और हाइट कितना? 4 h मान लेते हैं उसको, 240, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स, और 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितना आ गई? 16। ठीक है, तो इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 16। अब ये कैसा है? इसमें हम परिमाप निकालना है, पैरामीटर, तो पैरामीटर निकालने के लिए तीनों साइड का पता होना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? अभी हमें ये पता है समकोण त्रिभुज है, तो हम इसमें पाइथागोरस लगा के इसकी हाइपोटेनियस मतलब कर्ण सबसे बड़ी भुजा पता कर सकते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस निकालनी है, बेस कितना है? 30 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 60 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900, 16 का स्क्वायर 256, तो कितना हो जाएगा? 1156, और h स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, तो h का इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी आएगी 34। ठीक है, ये 34 का स्क्वायर होता है 1156, तो अगर 34, अब हमें निकालना था पैरामीटर, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स,
तो मतलब 34, 60 और 30 को ऐड कर दीजिए। तो 4 10 कैरी 1, 3 3 9, 3 3 6 7 और 1 8, 80 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 10% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्ष में 3,267 रुपये हो जाती है जब वार्षिक ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। वार्षिक संयोजित मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये उसी राशि पर उसी दर से 2.5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा। ठीक है, तो हमें पहले राशि निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अभी हमें दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो हो जाती है कोई धनराशि 3267 हो जाती है, मतलब टोटल अमाउंट एक क्या क्या फॉर्मूला होता है, पी प्रिंसिपल 1+r मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर एन, एन होता है टाइम। तो दिया हुआ 3267 इजिकल टू पी 1+r 10% अपॉन 100 और 2 वर्ष का टाइम था, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3267 इजिकल टू पी, ये हो जाएगा 1+1/10 मतलब 11/10 मल्टीप्लाई बाई 11/10 क्योंकि स्क्वायर था। अब बाकी सबको इधर भेज दीजिए, 10 ऊपर चले जाएंगे दोनों और 11 नीचे आ जाएंगे, ये है पी की वैल्यू। ठीक है, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लेंगे। 11 से कैंसिल करेंगे से 11 2 ज़ा 22, 10 बजेगा 106, तो 106 11 9 11 में 99, तो 7 बचे 11 7 जो 77, फिर 11 से कैंसिल करेंगे 11 2 ज़ा 22, 7 बचेगा 7, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2700। ठीक है, 27 और 2 0 यहाँ पर मतलब 100, 2700 रुपये प्रिंसिपल हो गए। अब इस पर हमें 2.5 साल में मतलब 2.5 ईयर में साधारण ब्याज बताना उसी राशि पर, उसी राशि पर उसी दर से। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही रखना है हमें। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है 2700 और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रखनी है 10 और टाइम है 2.5, 2.5 को चेंज करेंगे तो 5/2 में अपॉन नीचे 100, 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 135 और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जो 25 कैरी 2, 5 3 से 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 5 1 से 5 और 1 6 रुपीज़। ठीक है, तो 675 रुपये क्या हो जाएगा उसका साधारण ब्याज, 675 मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो संख्याओं 3 5 और 7 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। ठीक है, 3 5 और 7 तीनों से विभाज्य होनी चाहिए। इन तीनों से विभाज्य होने के लिए हमें इनके एलसीएम जो निकालेंगे उससे अगर डिवाइड हो रही है तो इन तीनों से कन्फर्मली डिवाइड हो जाएगी। तो 3 5 और 7 ये तीनों प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 × 5 × 7, 3 5 से 35 35 सॉरी 3 5 से 15 15 7 से 105। ठीक है, जो नंबर 105 से डिवाइड हो रहा है वो कन्फर्मली इन तीनों से डिवाइड होगा। ठीक है, तो पहला नंबर तो 105 ही है, दूसरा क्या होगा 210, तीसरा 315 और चौथा 420 और पांचवा जो आएगा वो 500 से ग्रेटर होगा। तो हमें सिर्फ चाहिए इस 1 से लेकर 500 के बीच की, तो 1 से लेकर 500 के बीच के कितने नंबर हो जाएंगे, 4 नंबर हो जाएंगे, 105 210 315 और 420। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तथा इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण 2x + 15 डिग्री और 3x - 20 डिग्री हैं, तब 4x + 6 का मान क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं। दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये दो समांतर रेखाएं, इन पर एक कोई तिर्यक रेखा है जो प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये प्रतिच्छेद कर रही है तिर्यक रेखा मतलब स्लैंटिंग लाइन या ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण। ठीक है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, अंतःकोण एक ही ओर बने हुए हैं। तो ये कितना 2x + 15 डिग्री और ये हो गया 3x - 20 डिग्री। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब ये दिए हुए हैं तो हम यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इनका जो सम होता है दोनों का कोइंटीरियर एंगल बोलते हैं, इनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री क्यों होता है, ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब जितना ये एंगल ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा 3x - 20 डिग्री और ये एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पर मतलब स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितने का 180 का बनता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर ही तो 180 बनेगा। तो उसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि कोइंटीरियर एंगल है और इनका एंगल का सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री। तो इनको प्लस करके 180 के इक्वल रख देंगे
इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x प्लस 2x 5x माइनस के 20 प्लस के 15, तो कितना बचेगा माइनस के 5 इज इक्वल टू 180। तो 5x इज इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो 185, 5 से कैंसिल कर लेंगे, 5 3 से 15, तो 3 बचेगा, 5 7 से 37, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37। ठीक है, तो 4 इंटू 37 प्लस 6, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 से 28 का 8 कैरी 2, 4 3 से 12 और 2 14 प्लस 6। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 154 डिग्री। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ में जो पैरेलल लाइन है उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी, बस हमने वही किया। जो ये दोनों थे हमें को इंटीरियर एंगल दिए हुए थे और इनका सम होता है 180, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक पाई चार्ट में किसी विद्यार्थी द्वारा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों क्रमशः 90 डिग्री, 80 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री और 50 डिग्री के केंद्रीय कोणों वाले त्रिज्या खंडों द्वारा निरूपित किया गया है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 थे तो उसके द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो हमें मैथ और इंग्लिश का जो डिफरेंस है अंकों में, मतलब नंबर्स में, मार्क्स में, वो बताना है। तो मैथ में 90 डिग्री है और इंग्लिश में 50 डिग्री है। अगर डिग्री के अकॉर्डिंग देखें तो इनमें कितना डिफरेंस है 40 डिग्री का। ठीक है, अब ये जो सभी एंगल है, मतलब ये वैसे तो हमें पता होता है कि सेंटर पर जो एंगल बनता है सर्कल में पूरा एंगल जो बनता है वो होता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो 360 डिग्री को हमने सभी सब्जेक्ट में डिवाइड करा और उनके टोटल अंक कितने 540 तो 360 किसके बराबर होगा 540 का, क्योंकि 540 नंबर को हमने 360 डिग्री में डिवाइड किया है। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 540 अपॉन 360 और हमें निकालनी है 40 डिग्री की। तो 40 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की इतनी है तो 40 की कितनी होगी 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे 360 मल्टीप्लाई बाय 40, 4 0 से 0 कैंसिल, 4 9 से 36, 9 6 से 54 और 0, तो इसके कितने मार्क्स का डिफरेंस है 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या आकलन के अर्थ को नहीं समझता है। ठीक है, कौन सा नहीं समझता, नेगेटिव बताना। यह व्यक्तिगत भिन्नताओं का निदान करने में सहायता करता है। ठीक है, सही बात है, करता है। यह विद्यार्थी के प्रदर्शन पर जानकारी एकत्रित करने का एक सही तरीका है। ठीक है, ये भी सही बात है। यह मूल्यांकन करता है, ये भी सही बात है। यह विद्यार्थियों को नामांकित या लेबल्स करने में सहायता करता है। ठीक है, ये गलत बात है। ठीक है, किसी को लेबल नहीं करना होता है, मतलब स्टूडेंट्स को क्लास में। तो इसका ऑप्शन कौन सा अर्थ को नहीं समझता है, तो नहीं समझता मतलब नेगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वैन हेले के ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ज्यामितीय सोच के आरोही स्तरों में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसको ऑर्डर में लगाना है, ये जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्यों उसका सीक्वेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला है ज्यामितीय आकृतियों के गुणों की पहचान, दूसरा है विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण, तीसरा है ज्यामितीय आकृतियों के गुणों के बीच संबंध ढूंढना और चौथा है ज्यामितीय आकृतियों की जैसी वे हैं उसी रूप में पहचान। ठीक है, तो इसका सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा कि वो पहले तो सबसे पहले होगा कि वो जैसी भी आकृति हमें दिखाई गई हैं हम पहले उन्हें ही पहचानें। ठीक है, तो नंबर 1 पर ही आएगा डी। उसके बाद उन जो आकृति हमने पहचान ली उनका वर्गीकरण करें। ठीक है, उनको अलग अलग डिवाइड कर लें कि ये इस तरीके की है, ये इस कैटेगरी में आएगी, तो नंबर 2 ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ज्यामितीय आकृतियों के गुणों की पहचान। ठीक है, जब हमने क्लासिफाइड कर लिया तो जैसे 2 अलग अलग ग्रुप बना लिए, तो हमें इसकी पहचान अलग करनी है, इसकी क्वालिटी की या इसके गुणों की या इसकी प्रॉपर्टीज़ की और इसके की अलग, तो नंबर 3 ये हो जाएगा। और उसके बाद ज्यामितीय आकृतियों के गुणों के बीच संबंध ढूंढना। ठीक है, नंबर 4। ठीक है, अब हमने इन दोनों को अलग अलग कर लिया, इनके गुण भी पहचान लिए, अब इनके बीच में हमें रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, ढूंढना है, तो इस तरीके से इनका सीक्वेंस हो जाएगा। मतलब सबसे पहले नंबर 4 यस में ABCD के अकॉर्डिंग दिया, तो सबसे पहले और डी, तो डी सबसे पहले एक ही ऑप्शन में है, डी में ही, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इनको उन्होंने ABCD के फॉर्म में लिखा है, ABC और डी के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण PR और QS हैं। ठीक है, कोई समांतर चतुर्भुज इस तरीके से दिया हुआ है हमें, PQR और S। ठीक है, और इसके विकर्ण PR और QS हैं।
एक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं। यदि ओ पी एक्स प्लस सेवन, ओ पी एक्स प्लस सेवन, ओ क्यू एक्स प्लस वाई, ओ क्यू एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, और ओ आर 20 और ओ एस 16 है, तो 7y+5 का मान सेंटीमीटर में क्या होगा वो बताना है हमें। उसके लिए पहले y की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसके लिए y की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो है इसकी समांतर चतुर्भुज की या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए रिलेटेड टू डायगोनल्स या विकर्ण। तो कोई भी कैसा भी समांतर चतुर्भुज हो, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं। तो जो इसके जैसे ए बी सी डी, तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब जैसे हम ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं तो ओ ए बराबर ओ सी होगा, ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है। तो बस हमें इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करना है, इसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो x+7 ओ पी किसके बराबर होगा? ओ आर के बराबर। ओ पी होगा ओ आर के बराबर, तो x+7 इज इक्वल टू 20, तो 7 उधर जाएगा, 20 माइनस 7 तो 13, एक्स की वैल्यू कितना है? 13, ठीक है। अब ओ क्यू ओ एस के बराबर होगा। ओ क्यू किसके बराबर होगा? ओ एस के। ओ क्यू कितना है? एक्स प्लस वाई, और ओ एस कितना है? 16, तो एक्स की वैल्यू 13 प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 माइनस 13, 13 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, वाई इज इक्वल टू 3, वाई की वैल्यू 3 आ गई। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? क्वेश्चन में दिया था 7y प्लस 5, तो y की वैल्यू 3 थी, 7 इंटू 3 प्लस 5, तो 7 3 था 21 प्लस 5 26 मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। बस हमने यहाँ पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी यूज़ की थी, क्या कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब बराबर दो भाग में विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यदि 955 में जोड़ी जाने वाली x ऐसी न्यूनतम संख्या है जो उसे एक पूर्ण वर्ग बना देती है, तो 3x+2 का मान किसके बराबर होगा? ठीक है, 955। तो इसका हम डिवीज़न मेथड से निकालते हैं स्क्वायर रूट या वर्गमूल, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा किस नंबर के आसपास इसका वर्गमूल बनेगा। तो सबसे पहले पेयर बनाते हैं राइट साइड से दो दो के, ठीक है, जो लास्ट में बचेगा उसको अकेले ही छोड़ देंगे। तो वही 3 3 जा 9, सेम नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये तो 0, फिर उसके बाद नेक्स्ट पूरा पेयर आएगा 55, जो है नंबर उसका डबल करते हैं, 3 का डबल 6, ठीक है। अब इसका एक ये रूल है कि हमें जहाँ 6 है तो यहाँ जैसे 1 लेते हैं तो हमें 1 के 1 जा ही लेना है, या 2 लेंगे तो 2 2 जा ही लेना है, ठीक है। 2 2 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा तो 1 जा भी हो जाएगा। अगर 1 1 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 61, ठीक है। अब इसे एटलीस्ट पूर्ण वर्ग बनने के लिए 1 तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ कितना 55, तो 55 से 61 होने के लिए हमें कितना नंबर और होता है इसमें, या और ऐड करना होगा 6, ठीक है। तो वो न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी? 6। अगर हम इसमें 6 और ऐड कर देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। और ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगी फिर 31 का, 31 का स्क्वायर हो जाएगी, या इसका स्क्वायर रूट 31 हो जाएगा अगर 6 और ऐड करें। तो एक्स की वैल्यू 6 हो गई। अब हमें 3x+2 निकालना है, तो 3 इंटू 6 प्लस 2, 3 इंटू 6 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 20 मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज ABC भुजा AB पर स्थित D एक बिंदु इस प्रकार है कि CD ACB का समद्विभाजक है। यदि एंगल A 50 डिग्री, एंगल B 70 डिग्री, तो ADC किसके बराबर होगा? कोई त्रिभुज है ABC, AB पर स्थित बिंदु B और C, ठीक है। AB पर स्थित कोई बिंदु D है, इस प्रकार है कि CD जो है ACB का समद्विभाजित कर दिया। ACB ये वाला एंगल है, ऊपर वाला ये वाला, इसका समद्विभाजित करती है, मतलब समान दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितना एंगल ये है उतना ही ये होगा। इसको x मान लेते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी x हो जाएगा। यदि एंगल A 50 डिग्री है, ये कितना है? 50 डिग्री, और B 70 डिग्री है, ठीक है, B 70 डिग्री है, तो ADC का मान बताना है, ADC इसका वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। कोई बात नहीं, इसे कैसे करेंगे? इसे करेंगे इस तरीके से कि एंगल कैसा भी ट्राइंगल हो उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, ठीक है, 180 होता है। तो 180 होता है तो एंगल A कितना है? 50, और एंगल B कितना है? 70, और एंगल C कितना है? वो दो पार्ट में डिवाइड है जिसको हमने x माना है, तो x प्लस एक्स तो किसके बराबर होगा? 180 के। 50 और 70 120,
और एक्स एक्स 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 180 और इसको इधर ले जाएंगे माइनस के 120, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, ठीक है, x की वैल्यू 30 आ गई, x की वैल्यू 30 आ गई, मतलब कि ये भी 30 डिग्री आ गया और ये भी 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इसको एक बार दोबारा से फिर से बना लेते हैं। ये त्रिभुज है, ये AD है, ये 50 है, ये 30 है, ठीक है। हमें ADC ये वाला एंगल और निकालना है ना, तो अब कैसा भी कितना भी छोटा त्रिभुज हो या कितना भी बड़ा त्रिभुज हो, उसका एंगल का सम तो 180 रहना है। तो इस वाले त्रिभुज के भी तीनों एंगल का सम 180 रहेगा। 50 ये रहा, 30 ये रहा, तो 80 हो गया, ठीक है। अब इसका सम 180 होने के लिए इस वाले एंगल को कितना होना पड़ेगा 100, तभी इन दोनों तीनों का सम मिलाकर कितना होगा 180। तो ADC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ADC कौन सा था ये वाला, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, NCERT के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर संख्या प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण सम्मिलित नहीं किए गए हैं, ठीक है, कौन सा इसमें इन्वॉल्व नहीं है वो बताना है। घात और घातांक, ठीक है, वो तो है क्योंकि 5th-6th क्लास में सिखाया जाता है। वर्गमूल और घनमूल भी 6th या 7th क्लास में सिखाया जाता है। सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये किसमें है, ये क्लास 11th के सिलेबस में है, ठीक है। और फ्रैक्शन ये तो हमें 3rd क्लास से ही पढ़ाया जाता है NCERT में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये अपर प्राइमरी में ना होगा, ये है 11th-12th क्लास में, इंटरमीडिएट में। नेक्स्ट, किसी चतुर्भुज ABCD का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। यदि BC 48 सेंटीमीटर और CD 17 सेंटीमीटर, AD 40 सेंटीमीटर और एंगल AB 90 डिग्री है, ठीक है। कोई बना लेते हैं, AB ये 90 डिग्री हैं दोनों, ये 90 है A और B, और C और D, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है ABCD, BC दिया हुआ 48, CD दिया हुआ 17 और AD 40, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। अब इसका परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो हम यहाँ से इस साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन तीनों को प्लस करेंगे, 120 से माइनस कर देंगे, 40, 48 और 17, 8 7 15 5, 8 से लेकर 4 4 8 9 और एक कैरी 10, ठीक है, 105। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। हमें बताना है ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अब अगर यहाँ से देखा जाए तो ये AB लाइन जो है, AB लाइन इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है और इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये दोनों साइड कैसी हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक पेयर पैरेलल है। तो हम ये क्या कौन सी फिगर हो गई, ट्रेपीजियम की, ठीक है, ट्रेपीजियम की हो गई। और ट्रेपीजियम की हो गई तो हमें ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता है, उसके एरिया का वो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स या समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू हाइट, ठीक है। अब हाइट क्या हो जाएगी ये, ठीक है, परपेंडिकुलर वाली, मतलब कि AB, ये वाली AB, ठीक है। तो इसमें बस पुट कर देते हैं इसको वैल्यू। अब इसमें समांतर भुजाएं कौन सी हैं वो हमने देखी, कौन सी हैं वो AD और BC, क्योंकि ये AB के साथ दोनों ही 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, सेम एंगल बना रही हैं। इसका क्या मतलब कि वो दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो हाफ इंटू 40 इंटू 40 प्लस 48, ये समांतर भुजाएं और हाइट कितनी है 15। तो हाफ इंटू 40 और 48 कितना हो जाएगा 88 इंटू 15, 2 सेकेंड से करेंगे 44, तो 44 की मल्टीप्लाई करनी है 15 में, तो 44 की 15 में करेंगे, 5 4 22, 5 4 20 22, 4 4 5 6 और 665, सॉरी 0 आएगा 660, तो कितना हो जाएगा 660, मतलब कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में उत्पत्तियों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है, ठीक है। यह विद्यार्थियों को अपने स्वयं के तर्क को मान्य करने में मदद कर सकता है, ठीक है, हाँ कर सकता है, तो ठीक बात है। उत्पत्तियों का निर्माण अंतर्दर्शीय ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर, ठीक है, वो तर्क पर होता है, तर्क मतलब लॉजिक या रीजनिंग पर, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम महत्वपूर्ण तो ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। ठीक है, जो भी उत्पत्ति मतलब प्रूफ तो हमारे लॉजिक या बेस लॉजिक्स रीजनिंग पर ही तो डिपेंडेबल होते हैं, तो उसमें बोला ना कि तर्क पर, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या गणित में रचनात्मकता का संकेत नहीं है। ठीक है, रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी का इंडक्टर नहीं है। ठीक है, किस मतलब क्रिएटिविटी किसको इंडक्टर संकेत नहीं करती वो बताना है। विद्यार्थी विविध और वैकल्पिक समस्या समाधान की कार्यनीतियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, सही बात है। विद्यार्थी प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं, ये भी ठीक है। विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मतलब जो सारी चीज़ें एक ही जगह मिलकर जा रही हूँ। ठीक है, कन्वर्जेंट नहीं करना है, डाइवर्जेंट करना है। डाइवर्जेंट मतलब जो हम अलग अलग एरिया में या बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं वो, और उसे बोलते हैं हम हिंदी में अपसारी, अपसारी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो अरुण की एज मान लेते हैं एक्स, तो वरुण की कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3। ये अरुण है, ये वरुण है। तो 8 वर्ष पहले अरुण की आयु का 5/6। ठीक है, 8 साल पहले इसकी क्या एज होगी, एक्स माइनस 8, और इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगी एक्स माइनस 5। ठीक है, तो अरुण की आयु का 5/6वां का 5वां वरुण की आयु के 3/5 से 6 अधिक था। यदि वरुण की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, तब एक्स का मान निम्न समीकरण को हल करने से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो हमने भी एक्स मानी थी, वरुण की वर्तमान आयु एक्स। ठीक है, लेकिन हमने वरुण की नहीं अरुण की मानी थी, तो हम वरुण की एक्स मान लेंगे। अरुण जो है वरुण से, तो हमने गलत मानी थी। ठीक है, क्योंकि हमने उल्टा कर दिया। अरुण वरुण वरुण की थी एक्स थी, और तो अरुण बढ़ा है 3 साल, तो एक्स प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या कि 8 साल पहले, तो 8 साल पहले एक्स माइनस 8, और इसकी एज कितनी होगी 8, 8 माइनस करेंगे तो एक्स माइनस 5। ठीक है, कह रहे अरुण की आयु का 5/6, तो अरुण की आयु ये थी, उसका 5/6 पार्ट वरुण की आयु से, वरुण की आयु कितनी थी, एक्स माइनस 8 के 3/भाग से 6 अधिक था। ठीक है, ये 6 अधिक था, तो हम इसमें 6 अधिक ऐड कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बराबर हो जाएंगे, तो अब हमें इसको एक साइड ले लेना है। तो 5/6 एक्स माइनस 5, इसको बदलेंगे तो माइनस में आएगा, -3/5 एक्स माइनस 8 इजिकल टू 6। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, इससे हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। 5/6 एक्स माइनस 5 -3/5 एक्स माइनस 8, ये है ऑप्शन सी में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के साधन के रूप में रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, रूब्रिक के लिए कौन सा सत्य नहीं है वो बताना है। रूब्रिक में विद्यार्थियों के लिए एक स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य होता है। ठीक है, एक लक्ष्य होता है, ये भी ठीक है। रूब्रिक मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक करता है। ठीक है, व्यक्तिपरक नहीं करता है, तो यही इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। रूब्रिक का एक निश्चित पैमाना होता है, हाँ होता है, सही बात है। रूब्रिक के पैमाने पर प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की सूची होती है। ठीक है, ये भी सही बात है, तो इसका एक ही ऑप्शन गलत है, जो कि ऑप्शन बी है कि अधिक व्यक्तिपरक नहीं होता है। नेक्स्ट, किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। यदि आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए, ठीक है, आधी मतलब ये कर दी जाए 3, आधी कर दी जाए आधार त्रिज्या, और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, तो और ऊंचाई को कितने कर दिया, 3 सेंटीमीटर की वृद्धि मतलब 12 सेंटीमीटर कर दिया जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा इस बेलन के नए आयतन की व्याख्या करता है। ठीक है, तो मतलब पुराने आयतन और नए आयतन में वो बताना है रिलेशन। पहले पुराना निकाल लेते हैं। पुराना को मान लेते हैं V1, और बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, तो पाई की वैल्यू ऐसे रहने देते हैं, और आर रेडियस पहले थी 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू एच थे 9। अब V2 कितना होगा, पाई की वैल्यू पाई रहने देते हैं, और इसका रेडियस कितनी होगी 3, तो 3 का स्क्वायर, और ऊंचाई हो गई 12। ठीक है, तो रेशो निकाल लेते हैं V1 रेशो V2, मतलब ओल्ड का नए से रेशो निकाल लेते हैं। पाई 6 इंटू 6 इंटू 9 अपॉन पाई 3 इंटू 3 इंटू 12।
ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 और 2 इंटू 2 4, 4 से कैंसिल करेंगे 4 3 जा, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो V1 की वैल्यू कितनी रहेगी 3 इंटू V1। तो जो पुराना वाला ये V1 क्या था ना ओल्ड वाला, और V2 कौन था न्यू वाला आयतन या वॉल्यूम। तो जो पुराना वाला आयतन है वो नए वाले आयतन का 3 गुना है, या ये कहें कि हम पुराना वाला नया वाला जो है पुराने वाले का 1/3 है। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा नया आयतन मूल आयतन का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, नया आयतन मूल का 3 गुना नहीं 1/3 होगा, तो पहला तो गलत है। नया आयतन मूल आयतन का 1/3, ये भी गलत है। नहीं, ये सही है, नया आयतन जो है मूल आयतन का 1/3 हो जाएगा। हाँ, V2 इजिकल टू ये सही है। ठीक है, सही है, मतलब ऑप्शन बी सही है। नया आयतन मूल आयतन का दोगुना हो जाएगा, दोगुना नहीं हो रहा, तिगुना हो रहा है। तिगुना नहीं मतलब 1/3 हो रहा है। आयतन मूल आयतन का आधा हो जा रहा है, आधा भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है 1/3 हो जा रहा है नया आयतन पुराने आयतन का, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ में इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट हटाते हैं, बाकी नंबर को ऐसे लिखते हैं 52 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 441 का स्क्वायर रूट होता है 21 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 माइनस 32 सॉरी डिवाइड है ये 8 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, तो अब यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये है, तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है 1 2 और 3 जगह। ठीक है, पहले इन्हें कर लेते हैं। तो 4 में तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम इसे लिख लेंगे 52 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4, क्योंकि 4 से 52 तो हो जाएगा, प्लस 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 माइनस 8 से 32 को करेंगे तो 8 4 से 32 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, अब मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 13 टाइम्स 13 3 जा 39 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5 माइनस 4 12 4 जा 48। तो ये प्लस के माइनस का बैलेंस सबको प्लस कर लेते हैं। 39 और 9 48, 48 से 48 कैंसिल, तो बस 5 बचा। ठीक है, 5 मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेट यहीं कंप्लीट होता है, और ये था हमारा सी टेट 7 जुलाई 2024 का पेपर। और नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे सी टेट 21 जनवरी 2024 का पेपर। एंड थैंक यू।